एड्रेस रेंज क्लास सी का जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने कहा था क्लास सी के लिए जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स होंगे वो हमारी नेटवर्क आईडी होगी और जो लास्ट ऑक्टेट होगा वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट आईडी को। सो नेटवर्क आईडी में हमारे पास कितनी बिट्स आती हैं? 24 बिट्स लॉन्ग होता है नेटवर्क आईडी। ये हम बात करें क्लास सी की। सो हमने कहा था क्लास सी में कि लार्ज नेटवर्क होता है, स्मॉल नंबर ऑफ होस्ट कंटेन्स करता है क्लास सी, दैट इज ऑपोजिट टू क्लास ए। क्लास ए में हमें पता है कि वो स्मॉल नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड लार्ज नंबर ऑफ होस्ट कंटेन करता है, जबकि क्लास सी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स और स्मॉल नंबर ऑफ होस्ट को सपोर्ट करता है। तो हमने कहा कि नेटवर्क की हमारे पास यहाँ पे कितनी बिट्स हैं? 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 बिट लॉन्ग नेटवर्क आईडी है हमारे पास। होस्ट आईडी हमारे पास 8 बिट लॉन्ग है। सो वो क्लास सी नेटवर्क हमने कहा कि फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट, जो हमारे पास फर्स्ट बाइट है ये वाली, इसके जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी वो ऑलवेज टर्न्ड ऑन, यानी कि वो दोनों बिट्स हमेशा 1 होंगी। और थर्ड बिट जो है दैट कैन नेवर बी ऑन, वो हमेशा ऑफ होगी, वो हमेशा 0 होगी। जैसे हमने क्लास बी में देखा था, हमने कहा था क्लास बी में जो फर्स्ट बाइट की जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा ऑन होगी, 1 होगी। सेकेंड बिट ऑलवेज 0 होगी, 1 0। क्लास ए में जब हमने बात की थी हमने कहा था क्लास ए की जो फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट है दैट विल बी ऑलवेज ऑफ, 0 होगी। इसी तरह क्लास सी में नेटवर्क आईडी की फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट, फर्स्ट 2 बिट्स दैट विल बी ऑलवेज ऑन, 1 1। थर्ड बिट कैन नेवर बी ऑन, वो हमेशा 0 होगी। सो हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना वो बन रहा है 1 1 0 1 1 0। अब अगेन रेंज डिसाइड करने के लिए हम पहले बाकी रिमेनिंग सारी बिट्स को 0 करेंगे और रिमेनिंग सारी बिट्स को 1 करके देखेंगे। जब हम सारी बिट्स को 0 करेंगे तो वो हमें डेसिमल में 192 देगा। जब हम सारी बिट्स को 1 करेंगे वो हमें डेसिमल में 223 देगा। सो क्लास सी की रेंज हमें पता चल रही है क्या होगी, 192 से 223। This means क्लास C सपोर्ट करती है 256 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स। अगेन ये हमारे पास वही वर्किंग, हमने कहा हमारे पास नेटवर्क के कितने बिट्स हैं? 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 बिट लॉन्ग है, लेकिन उसमें से 3 बिट्स तो हमने ऑलरेडी रिजर्व कर दी जो कि चेंज नहीं हो सकती, ऑलवेज यही होंगी। तो 24 में से अगर हम 3 बिट्स को माइनस करें तो हमारे पास लेफ्ट होती हैं 21 बिट्स। सो नेटवर्क हमारे पास क्या होगा? 2 पावर 21, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन नेटवर्क्स बनेंगे, 2 मिलियन नेटवर्क्स। इसी तरह जब हम होस्ट की बात करते हैं तो होस्ट की बिट्स हमारे पास कितनी है? 8 बिट्स हैं। 2 पावर 8 256, सो दैट मीन्स कि होस्ट कितने होंगे? 256। ये चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि दिस मीन्स क्लास सी सपोर्ट्स 256 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स। So again, starting from 192.0.0.0 till 223.255.255.255, ये चीज हमें डिटेल में पता चलेगी जब हम सबनेटिंग को स्टडी करेंगे। So don't worry about this one. Okay. नेटवर्क एड्रेसेस रेंज क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए, बी और सी हमने देख ली। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लास डी एंड ई। जो लास्ट क्लास सी का जो हमारा एड्रेस एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है 223 पे। सो इससे नेक्स्ट होगा 224। 224 से मैक्स कहां तक जाता है? 255। सो ये जो चीज है ये रिजर्व्ड है, ये वाली आईपीज जो है इसके दरमियान में जितनी आईपीज आती हैं वो रिजर्व्ड है फॉर क्लास डी एंड ई नेटवर्क्स के लिए। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज होती है, उसकी रेंज हम 224 से 239 है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्लास ई जो है वो 240 से 255 जो कि साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होती है। सो हम कहते हैं कि ये रिजर्व्ड, इन कामों के लिए रिजर्व्ड है ये क्लासेस, क्लास डी और ई की ये आईपी एड्रेसेस की रेंज। अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन वही चीज शो की गई है कि क्लास ए की रेंज क्या है जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि क्लास ए की रेंज है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये कुछ आईपीज हैं जो कि हम पहले नहीं देखी, इनको कहा गया है लूप बैक।
ये लूप बैक आईपीज। लूप बैक आईपीज क्या होती हैं? बेसिकली लूप बैक आईपीज हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। लूप बैक आईपीज को हम कहते हैं कि हम उनको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। कि लूप बैक एड्रेसेस क्या होते हैं? रिजर्व्ड हैं ये, अलाउ NIC कार्ड टू वेरीफाई दैट इट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। ये चेक करने के लिए, अगर मुझे अपने सिस्टम को चेक करना है कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम उसके लिए लूप बैक एड्रेसेस यूज करते हैं कि मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है, प्रॉब्लम किसी और एंड पे आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम लूप बैक एड्रेस यूज करते हैं, जो कि नेटवर्क ID 127 इज रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्ट, allows NIC card to verify that it is sending and receiving signals। NIC card को क्या होता है? जो कि हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड कोडेड NIC कार्ड है जिसके ऊपर मैक एड्रेस होता है। सो लूप बैक एड्रेस हम यूज करते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स को वेरीफाई करने के लिए। सो हम देख रहे हैं रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस, जिनमें से एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो लूप बैक एड्रेसेस होते हैं, जो कि अगेन NIC कार्ड टू वेरीफाई दैट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। सो वो बात करें नेटवर्क ID ऑफ ऑल जीरोज, कि नेटवर्क ID जिसमें सब जीरोज हों, ऑल बिट्स ऑफ अ नेटवर्क ID can't be set to ones और they can't be set to zeros, यानी कि वो सारी जीरोज भी नहीं हो सकते, वंस भी नहीं हो सकते। अगर सारी बिट्स जीरो होंगी, दैट मीन्स के रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक होस्ट ऑन द लोकल होस्ट। ठीक है, अगर सारी नेटवर्क ID सारी वन हो जाएगी, नेटवर्क ID की सारी बिट्स वन सेट कर देंगे, दैट मीन्स के रिजर्व फॉर यूज एज एन IP ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो हम जीरोज भी रिजर्व रहता है, वंस नेटवर्क ID ऑफ ऑल जीरोज एंड ऑल वंस ये रिजर्व्ड IP एड्रेसेस हैं। नोड ID ऑफ ऑल जीरोज, नोड ID हम कहते हैं होस्ट ID को, ऑफ ऑल जीरोज। ऑल जीरो मीन्स दिस कंप्यूटर। क्या ये हम यूज तब करते हैं जब होस्ट को अपना IP एड्रेस नहीं पता होता। इसी तरह अगर नोड एड्रेस सारे वंस कर देंगे, दैट मीन्स ब्रॉडकास्ट, ऑल नोड्स, सबको जाना चाहिए, 128.2.255.255। अब 128 हमें पता है क्लास B की IP रेंज है, 128.2 क्लास B में 2 बाइट्स होती है नेटवर्क की। तो हमारा नेटवर्क हमें यहां से पता चल रहा है कौन सा है, 128.2 क्लास B है, नेटवर्क एड्रेस 128.2 है। सो 255 मीन्स 8 बिट्स, 8 की 8 बिट 1 है। 255 मीन्स सारी की सारी बिट्स 1 है। दैट मीन्स ऑल नोड्स ऑन नेटवर्क 128.2, यानी कि 128.2 नेटवर्क में सारे नोड्स को होस्ट को ब्रॉडकास्ट कर दो, राइट। सो जब नोड ID सारी जीरो होंगी, दैट मीन्स दिस कंप्यूटर, नोड ID सारी 1 होगी, दैट नोड एड्रेस सारे 1 हो जाएंगे, दैट मीन्स ऑल नोड्स। सो नेटवर्क ID ऑफ ऑल जीरोस भी रिजर्व्ड है, ऑल वंस भी रिजर्व्ड है, 127 भी रिजर्व्ड है, नोड ID ऑफ ऑल जीरो भी रिजर्व्ड होती हैं, नोड एड्रेस ऑफ ऑल वंस भी हमारे पास रिजर्व्ड IP एड्रेस में आता है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस और पब्लिक IP एड्रेसेस। तो हमारे पास IP एड्रेसेस 2 टाइप की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। जो पब्लिक IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस मीन्स कि अगर किसी भी नोड को किसी और नोड के दरमियान में कम्युनिकेशन करना है, कोई होस्ट है उसके पास पब्लिक IP एड्रेस है, दैट मीन्स कि वो अपनी पब्लिक IP एड्रेस से असेस कर सकता है इंटरनेट पे किसी भी और होस्ट को, किसी भी और नोड को। बट जिनके पास प्राइवेट IP एड्रेसेस होती हैं, प्राइवेट IP एड्रेसेस मीन्स कि हम उसको यूज कर सकते हैं ओनली ऑन प्राइवेट नेटवर्क्स। इंटरनेट पे हम उसके थ्रू असेस नहीं कर सकते, दे आर ओनली वैलिड विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि प्राइवेट IP एड्रेस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जो IPv4 है उसमें जो IP एड्रेसेस की स्पेस है या रेंज है वो इतनी ज्यादा नहीं है। सो हम उसको सेव करने के लिए हम प्राइवेट IP एड्रेसेस प्राइवेट नेटवर्क में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें इंटरनेट पे असेस नहीं करना होता, हमें अपने लोकल प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना होगा, तो वहाँ पे हम प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज करते हैं। लेकिन जब हमें इंटरनेट पे असेस करना है तो प्राइवेट IP एड्रेसेस हम को ट्रांसलेट कर लेते हैं पब्लिक IP एड्रेसेस में, कन्वर्ट कर लेते हैं पब्लिक IP एड्रेसेस में। उसके लिए हम यूज करते हैं नेट। नेट बेसिकली है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट क्या करता है, वो प्राइवेट IP एड्रेस को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पब्लिक में, ताकि हमको यूज ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने एक रूल क्रिएट किया है यूनिवर्सिटी के राउटर पे कि
अगर कोई होस्ट कंप्यूटर है जो कि प्राइवेट आईपी यूज कर रहा है इस रेंज के अंदर, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी की रेंज है, प्राइवेट आईपी के लिए कुछ रेंजेस रिजर्व्ड हैं, ये उसमें से एक रेंज है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, उसने यूनिवर्सिटी के राउटर पे एक रूल क्रिएट कर दिया कि अगर कोई होस्ट आपके पास आए, होस्ट कंप्यूटर आपके पास आए और वो इस रेंज में से कोई प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हो, तो आपने उसको इंटरनेट पे प्रेजेंट करने के लिए आपने उसको जो पब्लिक आईपी एड्रेस देना है वो आपने ये वाला देना है, राइट। तो इसी तरह ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सो जो भी प्राइवेट आईपी की रेंज होती है, हम क्या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं या हम एक रूल क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने आपकी यूनिवर्सिटी के राउटर पे एक रूल क्रिएट किया कि अगर इस रेंज के अंदर कोई आपके पास यूजर आ रहा है जो कि प्राइवेट आईपी यूज कर रहा है और आप उसको इंटरनेट पे एक्सेस करना है, उसको पब्लिक आईपी चाहिए, तो आपने उस रेंज के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे आपने उसको ये वाली पब्लिक आईपी असाइन करनी है। दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। So whole private IP address range can be used to hide behind a single public IP address. ये पूरी रेंज को हमने एक पब्लिक IP address दे दिया। So net basically क्या कर रहा है, takes a private IP address and convert it for use on the internet. Net की different types भी होती हैं, dynamic, static, overload, ये सारी types net की हम आगे देखेंगे डिटेल में। Private versus public IP address. Okay, so whenever connects directly into internet must have public IP address. पहले भी मैंने बताया कि जब भी हमने इंटरनेट को एक्सेस करना है, डायरेक्टली हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस होगी तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के लिए होती है, इंटरनेट पे एक्सेस के लिए हम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकते। बट हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की तरफ गए थे, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पब्लिक IPv4 एड्रेसेस। So private IP addresses can be used within a private network. Private IP addresses के लिए कुछ रेंज है 10.0.01, ये सारी रेंज जो है ये है प्राइवेट यूजेज के लिए, प्राइवेट IP एड्रेस को यूज करने के लिए ये वाली रेंज है आपके पास। सो अगेन हम नेट यूज करते हैं जब प्राइवेट IP एड्रेस को हमने मैप करना होता है पब्लिक IP पे, और वो मैप कब करते हैं, when the machine has to access the internet. ये आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है, क्लास ए की रेंज, क्लास बी, क्लास सी। ये जो आईपीज हैं ये हम यूज करते हैं प्राइवेट नेटवर्क में, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे हमें पता है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो डील करती है यूआरएल्स को। HTTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, ये सारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। इसी तरह आईपी लेयर जो है वो डील करती है हमारे पास आईपी एड्रेसेस को, जो कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होते हैं। जो ईथरनेट है वो रिकग्नाइज करती है फिजिकल एड्रेसेस को, मैक एड्रेसेस को। सो अगर हमारे पास टू डिवाइसेस ऑन अ गिवन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे नो ईच अदर फिजिकल एड्रेस। एक नेटवर्क है उसमें दो डिवाइसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो तब तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर दोनों का हमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता या दोनों का मैक एड्रेसेस हमें नहीं पता। तो आईपी एड्रेस हमें दोनों की पता है लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता। तो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस हम कैसे मैप करते हैं, जो मैपिंग होती है इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है। How can a host or a router map an IP address to a correct physical address when it needs to send a packet across a physical network? So the problem of mapping high level IP address to the physical address, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैप करता है आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ ऑन द सेम फिजिकल नेटवर्क। ARP जो है वो हमें अलाउ करता है होस्ट को कि हम फिजिकल एड्रेस किसी भी टारगेट होस्ट का, अगर हमें उस टारगेट होस्ट की आईपी एड्रेस पता है तो हम उसका फिजिकल एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है ARP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब ARP जो है वो काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 3 सिस्टम्स हैं। XYZ। X को आईपी एड्रेस पता है, X ने इसके साथ Z के साथ कम्युनिकेट करना है। X knows the IP address of Z but does not know its MAC address. X एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, उस रिक्वेस्ट में वो क्या करेगा,
सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस के लिए वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस डालेगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है FFFF, सो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस डालेगा। सो X क्या करता है, इंसर्ट करता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इनटू ARP रिक्वेस्ट मैसेज एंड ब्रॉडकास्ट इट। जो उसने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डाल दिया, दैट मीन्स कि वो सारे कंप्यूटर्स को जाएगा। एवरी कंप्यूटर रिसीव एग्जामिन इट, ओनली कंप्यूटर जिसके साथ उसकी आईपी मैच करेगी, जो उसने डेस्टिनेशन आईपी में डाली हुई है, सिर्फ वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी सब उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो Z के पास आया, Z को पता चला कि Z की ने डेस्टिनेशन आईपी देखी, उसमें Z की आईपी मैच की। दैट मीन्स कि Z क्या करेगा, वो अपना मैक एड्रेस वापस भेजेगा, X को यूनिकास्ट करेगा। सो अब X के पास Z का मैक एड्रेस आ गया, सो X कैन नाउ फॉर्म डेटा पैकेट विद Z IP एंड मैक एड्रेस बोथ। X ने X ने अब डेटा पैकेट बना लिया Z की IP और मैक एड्रेस के साथ। X को जब वो मैक एड्रेस मिला, एक तो X ने उसको यूज किया डेटा पैकेट बनाने में, और उसी मैक एड्रेस को X जो है ARP कैश में स्टोर करेगा विद द करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। क्योंकि नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे अपना ARP कैश मेंटेन करते हैं। अब ARP कैश होता क्या है कि एवरी टाइम जब डिवाइस नीड टू ट्रांसमिट अ पैकेट टू अनदर डिवाइस, सो उसको ARP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ARP रिक्वेस्ट के लिए उसे ब्रॉडकास्ट करना है, सो दैट वुड जनरेट अ लॉट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। सो इसलिए सारे डिवाइसेस क्या करते हैं, वो अपना एक कैश ARP कैश मेंटेन करते हैं ऑफ रिसेंटली एक्वायर्ड IP टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग। जैसे हमें Z का मैक एड्रेस मिला, तो X क्या करेगा, X Z के मैक एड्रेस को कॉरस्पॉन्डिंग टू Z IP एड्रेस अपने ARP कैश में स्टोर कर लेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब उसको Z को कोई भी डाटा ट्रांसमिट करना है, तो वो अपने ARP कैश को देखेगा पहले कि उसमें मेरे पास Z का मैक एड्रेस है। अगर तो उसको मैक एड्रेस मिलेगा, दे कैन सिंपली ट्रांसमिट द डेटा, सो नो नीड टू सेंड एनी ARP रिक्वेस्ट हियर। So, अगर उसको उस टेबल में ARP कैश में उसको मैक एड्रेस नहीं मिलता, then ARP request broadcasted. So before sending an ARP request, machine always checks its ARP cache to find the desired mapping. So इससे हम ARP cache बनाते हैं कि every time जब हम मैक एड्रेस हमें मिल रहा होता है, किसी भी डिवाइस कोई डिवाइस ARP रिक्वेस्ट भेजती है, उसको उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसको मैक एड्रेस मिलता है, वो उस मैक एड्रेस को कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस के साथ अपने ARP कैश में वो डिवाइस स्टोर कर लेता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम उसको उसी डिवाइस को डाटा भेजना है, तो वो ARP कैश में जाके उसका मैक एड्रेस उठाएगा और वो उसको डाटा ट्रांसमिट कर देगा। सो उसके लिए उसको दोबारा से ARP रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, ARP रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार ब्रॉडकास्ट करेंगे, दैट वुड जनरेट अ लॉट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल एंड इट हियर। थैंक यू।